2 मार्च को कायो के साथ जन्मदिन मनाने के बाद सातोरू सोचता है अब सब कुछ सही है, कायो अब सुरक्षित है। अगले दिन वो बेसब्री से कायो का इंतज़ार करता है, लेकिन पूरे दिन इंतज़ार करने के बाद भी कायो नहीं आती। वो उसे ढूंढता ढूंढता उसके घर जाता है, लेकिन कायो वहाँ भी नहीं होती और बर्फ में उसे जूतों के निशान दिखते हैं। मार्च 3, 1988। इस दिन से मानो कायो हवा में कहीं गायब सी हो गई है, किसी को उसकी कोई खबर नहीं थी। मार्च 7, 1988 मंडे। टीचर क्लास को बताते हैं कि कायो अपनी दादी के साथ रहने चली गई है और वो वहाँ खुश है, इसलिए लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सातोरू इस बात से बहुत उदास है। वो उसी पार्क के बाहर रहता है जहाँ वो कायो से मिला था। उसे अफसोस है कि उन दोनों ने अपनी आखिरी वादे को पूरा नहीं किया। अगले दिन वो फिर से मिलेंगे। कायो ने ऐसा वादा किया था अपने जन्मदिन की रात, लेकिन वो उन्हें पूरा नहीं कर पाए। सातोरू उदास है क्योंकि उसे लगता है वो कायो के लिए कुछ कर नहीं पाया। ये बात उसे अंदर से खाई जा रही थी, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है, तुमने वो सब कुछ किया जो तुम कर सकते थे। एक इंसान के वश में सब कुछ नहीं होता, इसलिए हर बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना तुम बंद करो। अब पिछले लाइफ टाइम की तरह ही चीज़ें वापस से दोहराना शुरू हो गई थी। एक और बच्ची फिर से गायब हो गई थी। सातोरू कायो के घर के बाहर रहता है और वो अपनी आखिरी मुलाकात को याद करता है। उसी वक्त कायो की माँ सामान फेंकने बाहर निकलती है। कायो को गायब हुए 1 हफ्ते हो गए थे, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं चला वो जिंदा है भी या नहीं। कचरे के सामान के बीच सातोरू ग्लव्स को देखता है। ये वही ग्लव्स है जो कायो ने सातोरू को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर अगले दिन देने का वादा किया था, लेकिन वो अगला दिन कभी आया ही नहीं। सातोरू को समझ आता है कायो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो गई है। वो इस गुस्से को, इस पछतावे को सह नहीं पाता और वो तेज भागने लगता है और वापस वो वर्तमान में आ जाता है 29 साल के सातोरू के रूप में, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है उसकी माँ की मौत के जुर्म में। सातोरू अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। उसे अफसोस है कि समय में पीछे जाने के बाद भी उसने चीज़ों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना उसे लेना चाहिए था। वो फैसला करता है वो खुद ही खूनी को पकड़ेगा और खुद को निर्दोष साबित करके रहेगा। भागते भागते वो आयरी से टकराता है। आयरी उसका फ़ोन लेकर बंद करती है ताकि पुलिस उसे जीपीएस से ट्रैक न कर पाए, और फिर वो सातोरू को अपने घर ले जाती है। आयरी को मालूम था पुलिस सातोरू के पीछे है, लेकिन फिर भी सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो सातोरू को अपने घर ले आती है, क्योंकि उसे सातोरू पे पूरा भरोसा था। आयरी की इस भरोसे के लिए सातोरू उसे शुक्रिया अदा करता है। आयरी सातोरू को वो किताब देती है जो वो पहले पढ़ रहा था। सातोरू देखता है बुक बदल गई है। कायो की मौत अब 10 साल में नहीं 11 साल में है, 3 मार्च को, क्योंकि सातोरू ने थोड़ा सा ही सही लेकिन इतिहास बदल दिया था। आयरी सातोरू के लिए कुछ खाने लाने जाती है। वापस आती तो देखती सातोरू वहीं थक कर सो गया है। सातोरू को इतनी तकलीफ में देखकर आयरी को बहुत ही बुरा लगता है। अगले दिन सातोरू की माँ की मौत की खबर पूरे शहर में फैल गई थी। सारे अखबार वाले, सारे न्यूज़ चैनल इस मौत के लिए सातोरू को दोषी मान रहे थे। सातोरू टेबल पर एक सेल्फ डिफेंस की किताब को देखता है, जिसमें वो देखता है कि कैसे एक डिस्पोजेबल कैमरा से टेजर बनाया जा सकता है। सातोरू इंटरनेट पर चेक करता है और उसे समझ आता है 18 साल पहले की किडनैपिंग कभी रुके ही नहीं थे। अभी तक छोटे बच्चों को वो किडनैप करता ही आ रहा है। पिज़्ज़ा शॉप की ओनर किसी से बात कर रहे थे जो कि एक काउंसिल मेंबर था। आयरी वहाँ आती है। बाद में वो उस मेंबर को बताते हैं कि आयरी सिर्फ 17 साल की है, लेकिन बहुत ही जिम्मेदार और समझदार बच्ची है। बाहर उसके बॉस आयरी से मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि मुझे सातोरू पे पूरा भरोसा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए अगर वो तुम्हें मिले तो तुम उसकी मदद ज़रूर करना और मुझे भी कॉल करना, ताकि मैं जितनी हो सके अपनी तरफ से तुम लोगों की हेल्प कर सकूं। लेकिन असलियत में वो आयरी के घर के बाहर नज़र रख रहे थे। सातोरू को बाहर देखकर वो डिटेक्टिव को कॉल करते हैं, लेकिन सही समय पर आयरी वहाँ आ जाती है और वो गुस्से में उनका फ़ोन ही तोड़ देती। आयरी सातोरू को दूसरी जगह जाने को कहती है क्योंकि उसका घर अब सेफ नहीं है। सातोरू आयरी से पूछता है, तुम मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? जिस पर आयरी कहती है, क्योंकि मैं आप पर भरोसा रखना चाहती हूँ। कोई है जो सातोरू पे भरोसा रखता है। सातोरू इस बात को ही सोचकर बहुत संतुष्ट है। सातोरू वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन आयरी उसे अपना फ़ोन देती है और उसके लिए कुछ पैसे लाने घर चली जाती। सातोरू बाहर बैठा होता है।
तभी आयरी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज सातोरू की माँ के फ़ोन से भेजा गया था, ये कहकर कि वो सातोरू है और आयरी अपने रूम पर ही रहे, वो उससे मिलने वहाँ आएगा। लेकिन क्योंकि आयरी का फ़ोन सातोरू के पास था, सातोरू को मालूम था कि ये खूनी ने भेजा है, क्योंकि सातोरू की माँ का फ़ोन खूनी अपने साथ ले गया था। उसे रियलाइज़ होता है खूनी आयरी को उसके रूम में मिलने जा रहा है और वो उसे बचाने के लिए वहाँ से भागता है। आयरी पैसे निकाल रही होती है, तभी लाइट चली जाती और खूनी चाकू लेकर आयरी पर हमला करता है। आयरी जैसे तैसे खुद को बचाती है और घर के बालकनी से लटक जाती और खूनी वहाँ आकर उसे वहाँ से धक्का दे देता। सातोरू भागता भागता आयरी के पास जाता है और देखता है आयरी नीचे बेहोश पड़ी हुई है। उसके ओनर भी वहाँ आ जाते हैं और वो सातोरू को वहाँ से भगा देता है। सातोरू को समझ आता है कि खूनी आयरी के घर को भी जानता था, इसका मतलब वो उम्मीद से बहुत ज़्यादा ही पास है हमारे। सातोरू अपनी जेब में एक पेपर को देखता है जो उसकी माँ मरते वक्त अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। सातोरू उस नंबर पर कॉल करता है। नंबर उसकी माँ के कलीग सवदा का था, जो कि टीवी न्यूज़ चैनल पर उनके साथ काम करते थे और उन्हें भी पूरा भरोसा था कि सातोरू निर्दोष है। आयरी को होश आता है। बाहर लोग बात कर रहे होते हैं कि ये हमला आयरी पर सातोरू ने ही किया है। अपनी माँ को मारने के बाद सातोरू को आयरी की ज़रूरत नहीं, इसलिए वो उसे पीछा छुड़ाना चाहता है। सातोरू सवदा के साथ उनके ऑफिस में होता। वो उसे बताता है कि सातोरू की माँ ने उसे कॉल किया था अपनी मौत से पहले 18 साल पहले की किडनैपिंग को लेकर, लेकिन क्योंकि वो श्योर नहीं थी इसलिए उन्होंने उसके पीछे का नाम नहीं बताया। वो सातोरू को एक फाइल देते हैं जिसमें किडनैपिंग को लेकर सारे डिटेल्स दिए हुए थे। 18 साल पहले कायो के मौत के टाइम यूकी को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि जिन जूतों के निशान बर्फ में पड़े थे यूकी उन्हीं फूड सर्विस के लिए काम करता था। इल्ज़ाम ये था कि यूकी ने कायो को कोल्ड फ्रीज़र में रखा था। फ्रीज़र में ठंड से जमकर कायो की मौत हो गई थी। यूकी को निर्दोष साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं था, इसलिए उसे उम्र कैद की सज़ा मिल गई। सातोरू इस चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मानता था। उसे लगता था अगर वो कोशिश करता तो वो उसे निर्दोष साबित कर सकता था। उसकी माँ भी उसे बहुत समझाती है। लोगों को भी मालूम था कि यूकी निर्दोष है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो चाहते थे इसका गलत असर बच्चों पर नहीं पड़े। जल्द से जल्द लोग इस बात को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आयरी हॉस्पिटल से भाग जाती है और सातोरू को मिलने बुलाती ताकि वो उस खूनी के बारे में बात कर सके। वो उसे बताती है वो खूनी को जानती तो नहीं, लेकिन शायद पिज़्ज़ा शॉप में उसने उसे देखा था। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और सातोरू को पकड़ लेती। आयरी आखिर तक चिल्लाती है सातोरू बेगुनाह है। उसे लगता है उसके कारण ही सातोरू पकड़ा गया, इसलिए वो आखिर तक बार बार उसे माफ़ी मांगती है। लेकिन सातोरू उस पर भरोसा रखने के लिए उसे शुक्रिया कहता है। उसे मिलकर वो खुश है और उसके भरोसे के कारण वो अब आगे बढ़ सकता है। पुलिस सातोरू को पकड़कर ले जा रही होती है, तभी सातोरू एक आदमी को देखता है। वो खुद को छुड़ाकर भागता है, तभी वो अपने आप को क्लासरूम में पाता है। वो समय में वापस से पीछे आ गया है। 29 फरवरी 1988 मंडे। सातोरू अपने क्लासरूम में है। सामने कायो है, जिसे देखकर उसी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं।